नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में बहुत स्वागत है। आज बड़ी बहस की शुरुआत सबसे बड़े सवाल के साथ, क्या एमपी में चलेगा गरीब कल्याण या जातिगत जनगणना। अहम चुनावी खबर यह है कि राहुल गांधी आज विंध्य रीजन के दौरे पर जब पहुंचे थे तो ब्यवारी में उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जहां सरकार है वहां तो जातीय जनगणना कराएंगे ही, साथ ही जिन राज्यों में हमारी सरकार बनेगी वहां भी जातीय जनगणना कराएंगे। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर सियासी प्रहार किया। शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इसके साथ ही बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में गरीब कल्याण पर किस तरह से फोकस कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले इन बयानों को आप सुनिए। मैंने आपसे कहा था आपकी जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी। हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी, कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं और पहला कदम का सेंसस जाति जनगणना है। पहला कदम। मैं फिर कहता हूं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम जोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं, वो तोड़ने के मंत्र पर काम कर रहे हैं। वो केवल एक ही काम करते हैं, तोड़ा कैसे जा सकता है, विवेक कैसे पैदा किया जाए। अंग्रेज यही करते रहे। अंग्रेजों को जो सफलता नहीं मिली, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। हमारे प्रेम शुक्ला जी जैसे प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, जब आप बात करेंगे तो पता नहीं कौन सा इतिहास पूरी चीजें हमारे मीडिया के लोग इस बात को सामने रख देंगे। कांग्रेस जब सक्सेस नहीं हुई तो फूट डालो राज करो की नीति वो की, इसी पर केवल काम कर रहे हैं। देश के अंदर आज विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड गवर्नेंस जो इस देश को दिया है, तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। जो आप कह रहे हैं वो उसी लाइन पर जाना चाहते हैं कि देश में डिवीजन कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है, जो ये देश अब नहीं होने देगा। तो चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। इस समय 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। शिवम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बियान खोंगल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत बियान जी आपसे। अब जो चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा ओबीसीज को लेकर, ओबीसीज की संख्या को लेकर, तो ये कांग्रेस को कब ज्ञात हुआ, कब इस बात का भान हुआ कि देश में सबसे ज्यादा संख्या में ओबीसी है? एक लंबा समय आप लोगों को सरकार में हुआ, तब ओबीसी के कल्याण की इतनी बात क्यों नहीं हुई? और आज हर एक जगह पर ओबीसी दिखाई दे रहे हैं। विकास की बात करना अच्छा है, लेकिन इस बात का ख्याल कब हुआ कि देश के सर्वोच्च जो पद हैं, आधिकारिक पद जो हैं,
वहां पर ओबीसी है ही नहीं। देखिए, इस बात का ज्ञान जो है पांडे जी तब हुआ जब 2012 में यूपीए शासनकाल के दौरान, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान की गई जातिगत जनगणना के आंकड़ों को 2014 के में आने वाली मोदी सरकार पिछले 9 सालों से उसको छुपा कर रखा गया, वो जारी नहीं किया। क्या कारण है कि आखिर जातिगत जनगणना के आंकड़ों को मोदी सरकार ने इस देश की सम्मानित जनता के सामने नहीं रखा जी। जब इस देश में लगभग 55% ओबीसी की जनसंख्या है और आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों को यदि हमें मिला दे तो लगभग 85% यदि जिन लोगों की जनसंख्या है, उन लोगों की जनसंख्या को जब इस देश का संचालन करने वाली शक्तियां जो हैं, इस देश के जो सेक्रेटेरियल लेवल के जो जॉब्स हैं, जो इस देश को असल में चलाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, वो लोगों में यदि हम जब देखते हैं कि 100 रुपए का यदि बजट पास होता है तो मात्र 4% के बजट का, मतलब 4 रुपए के बराबर के बजट का डिसीजन जो है वो ओबीसी के लोग लेते हैं। और एक आदिवासी है जिसके अंदर 100 में से, तो वो 100 लोगों में से अगर एक आदिवासी होता है तो वो 15 पैसे का, 100 रुपए की यदि मैं बात करूं तो 0.15% यानी 15 पैसे का निर्णय इस देश की संपत्ति का लेता है। जब हमने देखा कि वहां पर ऊपर लेवल पर हो चाहे प्रदेश में हो, वो लोग जिनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी जी, जिनकी अपने ही समाज के कल्याण के अंदर जिनकी एक भागीदारी होनी चाहिए थी, वो भागीदारी यदि नहीं, तो इस बात को यदि राहुल गांधी जी ने उठाने का प्रयास किया है और देश के कोने कोने तक हम इसको लेकर जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि इस देश के अंदर सामाजिक जो खाइयां पैदा हुई हैं, इस देश के अंदर जो एक सभी वर्गों की भागीदारी की और साझेदारी की के बीच में एक बड़ी जो खाई पैदा हुई है, तो आप मानते हैं कि जातिगत जनगणना का जब ब्यौरा, जब डेटा देश के सामने आ जाएगा और विधिवत देश को ये पता चल जाएगा कि किस जाति की कितने लोग प्रतिशत और संख्या के हिसाब से इस देश में रहते हैं, तो हम जो जातीय भेदभाव है या जो असमानता है उसको पाट पाएंगे। देखिए, असमानता को भी पाट पाएंगे और कम से कम जातीय जनगणना से उस खाई की जो पैदा हुई है, एक हिस्सेदारी और साझेदारी के अभाव में जो पैदा हुई है, उस खाई की लंबाई और चौड़ाई तो पता चल जाएगी। एक एक्सरे जनता के सामने आ जाएगा और इस बात को सुनिश्चित करने में सरकारों को आसानी होगी इस देश के अंदर कि भाई समाज की या इस वर्ग की आबादी इतनी है, तो उस समाज की आबादी के अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है डेफिनेटली वो वहां पर जाकर उस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। अब ये बात समझते पड़े है कि मोदी सरकार 9 साल में इसको क्यों नहीं कर पाई। मैं जातिगत जनगणना की भी बात कर रहा हूँ और खास तौर से महिला रिजर्वेशन के अंदर जो ओबीसी की महिलाओं की जो भागीदारी उसको भी करने में मोदी सरकार पूर्ण रूप से नाकाम हुई है। ठीक है, ये आपने कहा। शिवम जी, राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं ये हमें पता करना होगा, अगर हमें नहीं मालूम तो हम उन्हें ताकत कैसे दे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब 2011 में हमारी सरकार ने यानी यूपीए ने जनगणना कराई थी तो पूरा का पूरा डेटा सरकार के पास उपलब्ध है, लेकिन पीएम मोदी जी ने अभी इसे पब्लिक नहीं किया है बल्कि छिपाया है। दिल्ली की सरकार को मालूम है कि ओबीसी की आबादी कितनी है, लेकिन वो बता नहीं रही है। स्पष्टता उनकी उस बात को मैंने कह दिया जो उन्होंने 17 अप्रैल को कर्नाटक के हुमनाबाद में एक रैली के दौरान कही थी। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि राहुल गांधी जी को इस देश की न जाति व्यवस्था की जानकारी है, न किस प्रकार से यहाँ पर सांप्रदायिकता कार्य करती है या चीज की जानकारी है। इसीलिए वह आज इस प्रकार से समूचे हिंदू जो समाज है उसको बांटने के लिए यह एक षड्यंत्र ट्रैप कर रहे हैं, जिसमें जनता कहीं से फंसती हुई नजर नहीं आ रही है। ओबीसी की आबादी इस देश में किसको नहीं, सबको मालूम है 50% से ज्यादा अगर उनकी आबादी है, लेकिन किंतु उसके बावजूद
बावजूद भी सबसे बड़ा गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आज तक इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उनको इस चीज की जानकारी नहीं लगी कि हमें इनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि अगर उनकी इतनी बड़ी आबादी है तो कम से कम कोई प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग का होना चाहिए। 70 वर्षों से ज्यादा वक्त तक इन्होंने इस देश पर शासन किया, उनको कभी इस बात का नहीं लगा कि कम से कम मध्य प्रदेश में एक आध ओबीसी मुख्यमंत्री दे देते। अरे चलिए, पहले आप नहीं दे पाए, आज आप ओबीसी वर्ग के लिए बहुत सजग हैं। कम से कम 2023 के चुनावों में आप ऐलानिया कह दीजिए कि अगर आपकी सरकार धोखे से भी बन गई तो मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री होगी। उल्टे राहुल गांधी जी राजनीति क्या कर रहे हैं, अरुण यादव का हक मार रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी के खिलाफ उन्होंने उनका पोस्टर से फोटो ही गायब कर दिया। वह जो कविता लिखते हैं वह कांग्रेस के अपने नेतृत्व के ऊपर तंज रहती है। जीतू पटवारी जैसे जो ओबीसी वर्ग से आने वाले युवा नेता हैं, उनको कमलनाथ जी की बारीक चक्की लगातार पीसती हुई चली जा रही है और वह अपनी उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच रहे हैं जहां पर वह राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं रह पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऐतिहासिक रूप से हम देखें, केलकर आयोग की रिपोर्ट किसने रोकी? मंडल कमीशन का संसद में खड़े होकर के विरोध राजीव गांधी जी ने किया, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो आज कांग्रेस पार्टी को इन विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार तो 2014 में आई, उससे पहले इतने वर्षों तक आखिर इन्होंने क्यों सचिवों की वहां पर भर्ती नहीं कर दी? अगर इनको इतनी सचिवों की चिंता है कि केंद्र के सरकार पर नहीं हो रहा। राहुल गांधी जी के पास न फैक्ट्स है न फिगर है। 1992 से कहीं ना कहीं जो सचिवों का या फिर जो आईएएस और यूपीएससी का एग्जाम है उसमें ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्वेशन है। उसके पश्चात उसके बाद से अभी कट ऑफ एज जो है सचिवों की वो 1991 की है। तो आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में सचिव आ सकते हैं? यह भी एक सोचने वाली बात है। देखिए, राहुल गांधी जी ने सदैव कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि जो 2011 में प्रणब मुखर्जी साहब के अगुवाई में वो जो कमेटी बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट है, उसके जो आंकड़े हैं वो सरकार के पास है, सार्वजनिक कर दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी। ये सबसे प्राथमिक चीज है। 11 में इन्होंने करवाया, 3 साल इनकी और सरकार रही 14 तक, इन्होंने उस दिशा में विचार क्यों नहीं किया? आज विपक्ष में जाने के बाद इनको आंकड़ों की याद आ रही है। इनके पास तो सत्ता थी, कर देते रिलीज, लेकिन तब इनको इस बात का डर था, तब इनको देश के ताने बाने की चिंता थी, तब इनको अपने तृप्तिकरण और तुष्टिकरण के राजनीति की चिंता थी। आज विपक्ष में जाने के बाद यह तमाम चीजें याद आती हैं। और एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, यह सिर्फ हिंदू समाज को ही नहीं, यह ओबीसी की जातियों को भी आपस में बांटने की राजनीति राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। यादवों को पटेलों से लड़ाएंगे, पटेलों को लोधियों से लड़ाएंगे, यह इस प्रकार की मानसिकता। ओबीसी वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व यह तो पूरा देश जानता है। और बिहार में आज जात जनगणना के आंकड़े इन्होंने रिलीज कर दिए। बिहार की कौन सी ऐसी समस्या को इन्होंने सुलभीकरण से हल कर लिया? आज भी बिहार में हम देख रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस के इस गठबंधन वाली जो सरकार है वहां पर दुरावस्था का दौर है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह लोगों की एकमात्र मानसिकता है, फूट डालो और शासन करो। पहले इन्होंने तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की राजनीति को लंबे अरसे तक इस देश में संचालित किया और आज इस प्रकार से समूचे समाज को बांटने की राजनीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, राहुल गांधी जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आखिर आज उनके अपने जो उनकी सीडब्ल्यूसी बनी है उसमें कितने ओबीसी वर्ग के लोगों को जगह दी गई? आखिर जो कांग्रेस पार्टी के आज इतने सारे मुख्यमंत्री रहे इतने लंबे अरसे तक, उसमें क्यों उनका प्रतिनिधित्व नहीं? 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में जब हमने उनसे सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, मात्र एक ओबीसी वर्ग से आने वाला मंत्री था, जबकि आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 29 से ज्यादा ओबीसी वर्ग से आने वाले मंत्री हैं। हमारे सांसदों में लगभग 30% के आसपास सांसद ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो राहुल गांधी जी को इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी को जब वह बात करते हैं कि जिसका जितना जनसंख्या में प्रतिनिधित्व उतना भागीदारी, तो उनको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस देश में संसाधनों में जो जमीन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है उसमें हमारी सेना के पास जमीन है, रेलवे के पास जमीन है और फिर मुसलमानों की जो एक संस्था है वक्फ बोर्ड, उसके पास जमीन है। तो राहुल गांधी उसके लिए भी मांग उठाएं कि वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या में उनका प्रतिनिधित्व नाम मात्र का है, वह आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए जानी चाहिए और स्वाभाविक तौर पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, चलिए ठीक है, बहुत ठीक है। अब मैं आता हूं आपके पास, एक सवाल वियान जी से लेते हैं। वियान जी, एक छोटा सा सवाल ये है, चर्चा ये ज्यादा है कि कांग्रेस ने, ठीक है आप बताएंगे कि नेहरू जी के समय में कालेलकर बोर्ड का गठन हुआ था और उसकी जो बेसिक फैक्ट निकाले गए थे वो 1931 की जातीय जनगणना का आधार था। कांग्रेस ने अपने स्तर पे काम किया, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि ओबीसी कल्याण आयोग हमने बनाया 2014 के बाद। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि अगर कांग्रेस को ओबीसी की वाकई में फिक्र होती तो उनके लिए कल्याण आयोग का गठन करती।
और उनकी तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से दिलाने का काम करती। देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए कांग्रेस ने विगत 70 सालों में क्या किया है, ये पिछड़ा वर्ग की आजादी के समय जो उनका साक्षरता दर थी उससे साफ समझा जा सकता है। जो आजादी के समय में पिछड़ा वर्ग की नौकरियों में भागीदारी थी, सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट नौकरियों से लेकर जो बड़े बड़े संस्थानों के अंदर उनकी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आरक्षण की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी वर्ग में किसी भी क्षेत्र में यदि ओबीसी वर्ग का आज उत्थान हुआ है तो विगत 70 सालों में हमारे और आपके पूर्वजों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज ओबीसी वर्ग जो है अपने पैरों पर खड़ा होकर आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। ये लोग हमें बताएंगे, जिन लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिया था क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करना चाहते थे, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहते थे, इन्होंने उस सरकार से अपना समर्थन देकर उस सरकार को गिरा दिया था। और यदि मैं बात करूं तो क्या 6.5 वर्ष तक इसी 70 साल के टेन्योर के अंदर क्या 6.5 वर्ष तक के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या प्रधानमंत्री नहीं थे? वो चाहते तो वो भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने भी अपनी सरकार के अंदर जातिगत जनगणना के आंकड़ों को छिपाने का काम किया था। और 9 साल से यदि आप केंद्र सरकार में हैं तो सिर्फ एक आयोग तो बनाकर ऐसा अच्छा, ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी जातीय जनगणना को छिपा रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? इससे बीजेपी को क्या लाभ है? उसपे सीधा कारण यह है कि यदि जातियों को, इस देश के पिछड़ा वर्ग को, एसटी समाज को और खास तौर से हमारे आदिवासी भाइयों को जब ये ज्ञात होगा कि उनकी आबादी एक्चुअल में है कितनी और खास तौर से अलग अलग पिछड़ा वर्ग की 3000 से अधिक जातियों को ये पता चलेगा कि उनकी हिस्सेदारी जो है, उनकी साझेदारी जो है उनकी जाति की जनगणना के हिसाब से होनी चाहिए, तो वो रिटेलिएट करेंगे सरकार के खिलाफ, जो ये सरकार चाहती नहीं है। ये सरकार अपने चुनिंदा लोगों को बैठाना चाहती है। यदि राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं तो क्या आरएसएस प्रमुख ने ये नहीं कहा था कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं? तो पूरे देश का ब्राह्मण जब नाराज हुआ था तो पिछड़ा वर्ग का भी भाई उनके साथ में खड़ा हुआ था और ब्राह्मण वर्ग के साथ में खड़ा हुआ था। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जब देश के अंदर लाया गया तो पिछड़ा वर्ग के हर एक बच्चे के चेहरों पर खुशी की लहर थी। क्या पिछड़ा वर्ग उस समय में ईडब्ल्यूएस का जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो हमारे सवर्ण भाई हैं उनके आरक्षण में किसी एक पिछड़ा वर्ग ने कभी आवाज उठाई? उससे तो आज इनके भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसी प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% भी लागू किया था और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले लोग 19 साल में नहीं कर पाए थे उसको यहाँ पर जो है 27% आरक्षण लागू करने का काम किया कमलनाथ जी ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तीन मुख्यमंत्रियों की बातें करते तो 3 मुख्यमंत्रियों ने 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया आखिर? ये बड़ा सवाल है। पर वही 27% को लेकर बीजेपी ने ये कहा था कि कमलनाथ जी जाते जाते 27% आरक्षण को इस तरह से प्रस्तुत करके चले गए कि उसे पूरा करने में अब हमें भी बहुत दिक्कत हो रही है, कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात बोली थी। कैसी बातें? और ये सब बहस 6 से 7 दिन तक सदन के अंदर कही गई है, सदन के अंदर लंबी बहस चली है। अगर मुख्यमंत्री जी की बातों में दम होता तो उनकी 25,000 घोषणाएं अधूरी नहीं होती। कमलनाथ जी ने, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा तो विधानसभा के सत्र के दौरान उन्होंने बाकायदा बिल ला करके 27% आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित कराया था। 19 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कराया, ये हमारा प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी की 3.5 साल से आज सरकार है, कोर्ट में आप उसकी ठीक तरीके से पैरवी नहीं कर पाए, कमलनाथ जी के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 55%, मध्य प्रदेश की लगभग 5 करोड़ ओबीसी को अपने हकों से वंचित जो है 19.5 साल तक रखने वाले ये लोग, इनसे हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है और इनसे हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रदेश के ओबीसी को, यादवों को, कुनमियों को या जो है डांगियों को, सारे समाजों को, चाहे चौरसिया समाज हो, आज कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है? आज आप देखिए जो विकास की दौड़ के अंदर जो किसान समाज है, ज्यादातर कृषक समाज हमारे ओबीसी है। क्या 3 किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रतिदिन? चलिए जवाब ले लेता हूँ शिवम शुक्ला जी से। शिवम शुक्ला जी, ज्यादातर उसमें ओबीसी समाज के लोग हैं। हाँ, जातीय जनगणना अब कांग्रेस कराएगी। जिन राज्यों में कांग्रेस है वहां पर गारंटी दे दी गई है, जिन राज्यों में आएंगे वहां भी करवाएंगे। आपको लगता है कि यह बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होगा? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई सटीक जवाब है कांग्रेस की इस घोषणा को लेकर?
देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब एक श्रृंखलाबद्ध ओबीसी का नेतृत्व है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ बाबूगिरी के लिए अपितु राजनीतिक सत्ता भी देने का काम किया है। आज देश के प्रधानमंत्री हो, मध्य प्रदेश के 3 दिन लगातार मुख्यमंत्री हो, सभी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चीज की चिंता नहीं है। यह चिंता के विषय कांग्रेस पार्टी के लिए होना चाहिए कि आज भी इन्होंने एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को नेतृत्व नहीं प्रदान किया। आज राहुल गांधी यह बोलने में क्यों घबरा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अरुण यादव, जिनकी फसल कमलनाथ जी ने पिछली बार काट ली थी, इस बार उनको सुअवसर दिया जाएगा। उनके पिताजी का जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर दोहन किया गया कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी के द्वारा, क्या हुआ, किसी से छिपा हुआ है। आज अगर कांग्रेस पार्टी इतना ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो मध्य प्रदेश में एक ओबीसी मुख्यमंत्री की बात यह लोग क्यों नहीं रख रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ की दुकान है। वीपी सिंह की सरकार ने सन 1989 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और सरकार 1990 में गिरी। तो आखिर किस प्रकार से यह कह सकते हैं कि मंडल आयोग पर असहमति होने पर सरकार गिरा दी गई। इस प्रकार से बिना सिर पैर की बातें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता कह सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पूरी तरीके से झूठ की दुकान है। उन्होंने देश और प्रदेश में, अच्छा मुझे एक बात बताइए, 1990 को सरकार भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। एक बात बताइए, सुनिए, एक चीज, शुक्ला जी एक छोटा सा सवाल, जातीय जनगणना को लेकर आपने नहीं कहा, जातीय जनगणना क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है? इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए ना हमारे दर्शकों को भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ना देश के संविधान पर विश्वास है, ना संस्थाओं पर विश्वास है। जनगणना कराने की अधिकारिता सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पार्टी है उसके पास नहीं रहती है, हमारे किसी संगठन के पास नहीं रहती। जनगणना कराने की अधिकारिता केंद्र की सरकार के पास होती है। राज्य की सरकारों के पास जनगणना कराने का अधिकार नहीं होता। बिहार में भी जो हुआ है वह जातिगत सर्वे है और उस सर्वे का क्या असर हुआ? कुछ असर नहीं हुआ। उल्टे ओबीसी की ही जो जातियां हैं वह आपस में और ज्यादा लड़ने भिड़ने लगी है। और यही कांग्रेस पार्टी का पूरा एक षड्यंत्र है कि ओबीसी वर्ग को आपस में बांट दिया जाए, जातियों में बांट दिया जाए, ताकि एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पूरे देश और प्रदेश में निर्मित हो और कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि कर पाए। चलिए ठीक है, पूर्व में भी है। वियान जी, आप केवल ये बताइए कि जातिगत जनगणना से सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ देखिए, मैं पहले भी इस सवाल का जवाब दे चुका हूं कि जातिगत जनगणना से जो पिछड़ा वर्ग की वो जातियां जो विकास की दौड़ के अंदर पिछड़ चुकी है, उन जातियों को अपनी कमोबेश वही जवाब है। वही जवाब ही वही है। और बिल्कुल सब मैं उसी बात को, आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम शुक्ला जी आपका भी, और वियान कोंगल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़ी बहस में आज सवाल बहुत ही गंभीर था। ओबीसी वर्ग की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उनके विकास के लिए हो रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग संख्या के तादाद में सबसे ज्यादा है। इस बात को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही स्वीकार करती आई है। तो फिर जातिगत जनगणना से आखिर दिक्कत किस बात की है? कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है सरकार में आने दीजिए, जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। बहरहाल ओबीसी समाज किसको आशीर्वाद देगा इस चुनाव में, ये हम देखेंगे। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।